नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट में मैं अरुण लाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सेंट्रल रेलवे के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव साहब, जिनके बारे में उनके पीछे उनके मातहत के लोग तारीफ करते हैं, कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे डीएससी हैं और उससे भी अच्छे इंसान हैं जो हर आदमी की तकलीफ को करीब से जानते समझते हैं। आइए हम इनके जीवन के विविध पहलुओं को जानें और उनसे सुने कि कैसी रही उनकी ये लंबी यात्रा। सर, आप नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट में। सर, सबसे पहली बात हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो पूरा डिवीजन संभालते हैं उसमें लगभग 40 लाख लोग रूटीन डेज में होते हैं, तो कितने लोगों की टीम के साथ किस तरह से आप इसको संभालते हैं? देखिए, मुंबई मंडल में जो आरपीएफ का कार्य है वो पूरे हिंदुस्तान से मुझे लगता है कि सबसे हटके है और बहुत कठिन भी है जी, क्योंकि जो फुटफॉल है मुंबई मंडल का वो 45 लाख के आसपास बताया जाता है। फुटफॉल जब प्री कोविड नहीं था जी, उस पीरियड में 45 लाख लोग चलते थे जी। 45 लाख लोग चलते हैं, इसका मतलब किसी स्टेट की कई राज्यों की जनसंख्या 45 लाख नहीं होती जी, जी, उस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो जो काम यहाँ के आरपीएफ के जवान लोग कर रहे हैं जी, वो वाकई अद्वितीय काम है। जी, टीम हमारे पास लगभग 2400 के आसपास हमारी स्ट्रेंथ है, जी, स्ट्रेंथ। जी, लेकिन चूंकि आपको पता है कि रिटायरमेंट होते हैं और भर्तियां नहीं होती हैं, तो अभी लगभग 1800-1900 लोग हमारे पास रहते हैं जी। उनको लीड करने वाले हमारे जो थाने हैं जी, करीब 32 थाने हमारे पास हैं जो आरपीएफ पोस्ट जिसे बोलते हैं जी, और उतनी ही आउटपोस्ट है हमारे पास, कुछ 5-6 आउटपोस्ट हैं जी, ये लोग मिलके सबर्बन सिक्योरिटी को पहले इंफेसिस देते हैं जी। सबर्बन ट्रेन का जो मूवमेंट होता है उसमें कई कैटेगरी होती है। महिला सुरक्षा की एक कैटेगरी है जी, जनरल क्राइम की एक कैटेगरी है, प्लस सबसे बड़ा काम जो इन लोगों का होता है जी, वो पीक आवर्स में जब फुटफॉल बढ़ता है जी, तो स्टम्पीड ना हो, जी, इस तरह की कोई अनटूवर्ड इंसिडेंस की घटना ना हो, जी, उसको देखने के लिए जवान लगातार उस भीड़ में सिटी और सिटी के माध्यम से जी, क्राउड मैनेजमेंट की जो भी टेक्निक उनको सिखाई गई है जी, उसके द्वारा काम कर रहे हैं जी, और डेली का दिन एक नया दिन होता है इन लोगों के लिए। जी, और उसी दिन में हम लोग भी उसी टीम को लीड करते हुए जी, निर्देश आदेश जो भी है देते रहते हैं। जी, जी, लेकिन एक बड़ा दुष्कर कार्य है जी, और मुझे खुशी है कि ये कार्य पूरे सुचारू रूप से चल रहा है। जी, इसमें हमको दूसरी एजेंसी जैसे जीआरपी की मदद मिलती है, जी, पुलिस की भी मदद मिलती है कई बार, जी, बट ये एक अच्छा प्रयास रहता है। कस्टमर सर्विस जो रेलवे की दी जा रही है उसमें आरपीएफ का रोल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और मेरा यह मानना है कि मुंबई जैसे मंडलों में अगर आरपीएफ का रोल हटा दिया जाए जी, तो रेलवे संपत्ति की चोरियां बहुत होंगी जी, क्योंकि बड़े वे साइड स्टेशन हैं जी, साथ ही क्राउड मैनेजमेंट का जो समस्या है जी, वो बढ़ जी, जी। सर, एक बात है कि एक छोटा सा परिवार चलाने में आदमी का जो है पूरा दिमाग स्ट्रक हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि कैसे कैसे लोगों को मैनेज करें। इतना बड़ा परिवार, उसके बाद वो सितारे वाला परिवार, वो वर्दी वाला परिवार, इनको कंट्रोल में रखना, इनको मोटिवेट करना, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो पाती हैं? परिवार तो आप सही कह रहे हैं कि छोटा परिवार हो सकता है, हम लोग को भी चलाने में समस्या आती है जी, लेकिन जब ये बड़ी चीजें आती हैं सामने जी, तो एक मोटो सबका घूम फिर के एक ही लगता है। जी, और हर इंसान में, मेरा मानना है हर ऑफिसर में, हर इंसान में जब वो वर्दी पहनता है तो एक स्टेज तक उसमें एक जज्बा होता है कि मैं अपनी पर्सनल चीजों को किनारे करके जी, देश के लिए, रेलवे के लिए, जहां भी लगा हुआ है काम करें, क्योंकि जी। शपथ हम लोगों को वही दिलाई जाती है शुरू में, जी, उसी शपथ को लेके आगे बढ़ते जी। हैं। हो सकता है धीरे धीरे करके कई लोगों के दिमाग में वो डाइल्यूट हो जाती है, जी, जी, लेकिन जब उनको फील्ड में भेजा जाता है तो जी। वो लोग एक टीम की तरह ही काम करते हैं। आज सिस्टम में एक आदेश अगर निकलता है जी, तो मुझे भी बड़ा कई बार ताजुब होता है कि डाउन द लाइन एक सिपाही तक आदेश पहुंचते पहुंचते 2 से 3 मिनट लगते हैं, जी, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे कंट्रोल मैसेज के थ्रू हो। जी, और ये बड़ा यूनिक सिस्टम है पुलिसिंग का जी, कि तुरंत उनको पता लग जाता है कि अब हमको इस दिशा में काम करना है। जी, जी, तो टीम लीडर के लिए बहुत इजी होता है ये सब काम कराना, जब टीम को पता रहता है कि मुझे ये चीज करनी है और लीडर ये चाहता है। जी, तो जी। ये बड़ी अच्छी चीज हो रही है जो पुलिस में। एक चीज आपके आने के बाद यहाँ बहुत तेजी से बदली है कि जो पुलिसिया रोब है वो कम हुआ है, मतलब आरपीएफ के लोग रोब दिखाते हुए बहुत कम नजर आ रहा है। ये कैसे किया और क्या क्या इस सोच के पीछे क्या सिस्टम है, कैसे किया? ये बेसिकली फ्यूडल सेटअप जो पुलिसिंग का होता है, जी, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, जी, एक तो होता है कि जन सेवा की भावनाओं से पुलिसिंग में वर्दी पहनी जाती जी, है, एक होता है कि कुछ फ्यूडल सेटअप जो हमारे माइंड में है कि हमने वर्दी पहन ली और हमने जो बोला वही अब कानून है। जी,
वो मैं शुरू से, जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की है 2001 से मैं फील्ड में हूँ जी, तब से मेरा प्रयास रहता है कि स्टाफ के बीच में जो भी सैनिक सम्मेलन होते हैं, जी। जो भी, मैं उनको कई बार कोविड के पीरियड में ऑनलाइन भी एड्रेस करता था, उसके बाद कई वीडियोस बना के उनको देख दिखाता था जी। तो मैं हर जगह उनसे यही अनुरोध करता हूँ कि तुम लोग सबसे पहले अपने दिमाग से ये फ्यूडल सेटअप हटाओ जी। आज कोई भी यात्री हो या कोई व्यक्ति जो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो समाज का, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो जी, उसके अंदर एक सम्मान है जी। और उस सम्मान को जिस दिन ठेस पहुंचाओगे तो तुम्हारी सर्विस का किसी को कोई मतलब नहीं, जी। चाहे तुम उसके लिए जान भी दे दोगे जी, लेकिन सम्मान ऐसी चीज है कि अगर किसी यात्री का मोबाइल भी चोरी हुआ है जी, तो वो अगर आपके थाने में आता है तो पहले बैठा के अगर आप चाय पिलाओ, उससे बात करो, जी। उसका आधा कष्ट तो उसी से दूर हो जाता है। जी, जी, कि हमको अच्छे से व्यवहार किया गया। जी। तो पुलिस का जो वर्दी का जो मेरा मानना है, अगर मैं वर्दी उतार के ऐसा कॉमन मैन मार्केट में जाऊंगा जी, तो पुलिस या उनको देख के मुझे डर नहीं लगना चाहिए। जी, जी, मतलब अपराधी को डर लगे जी, लेकिन एज अ लेमैन अगर मैं ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को देख के डरूं कि अब तो मेरा चालान हो जाएगा, जी, मेरे पास सारे कागज हैं, इसके इसमें बाद कुछ कमी निकल जाएगी, जी। तो मैं गाड़ी का रास्ता मोड़ दूं, जी, ये फीलिंग अगर हमारे लोगों में आ गई तो हमारा सारा काम करना बेकार है। मेरा जी। अपना मानना यही है जी। और लोग इस चीज को अब समझ चुके हैं काफी जी। हद तक। मुंबई मंडल में देख रहा हूँ जी, अच्छा मैसेज इनको दिमाग में है। जी, कई बार वो लोग कहते भी हैं कि नहीं सर आपने बहुत, लगता है कि अब हमको जी। खुद जाना पड़ेगा क्या। हाँ, हाँ, मैं उनको ये बोलता हूँ कि खुद चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, अगर जी। कोई अगर बेचारा कह रहा है फोन करके जी, और आपके पास साधन है, आप चले जाइए। जी, तो एक वातावरण उस तरह का बना है और आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है कि लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। सर एक चीज और हुई है जो आपको शायद नहीं पता हो कि इससे पहले टीसी और आरपीएफ का जो एक संबंध होता है, बहुत गहरा संबंध होता है, इनके बीच बहुत सारे टकराव होते थे पहले, लेकिन इस समय नहीं हो रहे। इसके लिए भी क्या आपने कुछ अलग से किया है? गवर्नमेंट सिस्टम में अगर आपको काम करना है तो आप आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते जी, कोई भी सरकार या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप प्रेस में है, मीडिया में है, जी, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आइसोलेट होकर अपने आप को जी। काम करूं जी, या मैं अपने रुतबे में अपने थाने से उठ के ना जाऊं और जी। डीसी मेरे पास आए, जी, तो उससे काम कई बार नहीं हो पाते। जी, और इसीलिए सर्वाइवल अगर सिस्टम में हम लोगों को करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है, जनता के लिए कुछ करना है, जी, तो मिलके करना पड़ेगा। जी। एंड हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं कई टीसीज के, जी, और वो इमीडिएटली अपनी प्रॉब्लम डालते हैं जी, और तुरंत हम लोग रिएक्ट करते हैं कि कहीं कुछ हो, इसको मदद करो। जी। कई बार ऐसा होता है कि झगड़ा हो जाता है और टीसी भी गलती पे होता है, नहीं होता, वो बात की बात है। जी, जी, वो लेकिन पहले हम जाके वहां पे मौके पे पहुंचते जरूर है। पैमाने पे काफी कम हुआ ये मामला। सर ये तो रहा आपका मुंबई मंडल का। आप एज अ पर्सन, आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता और किस तरह से आप इस सिविल सेवा की सर्विस में आए? देखिए मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर में, एक छोटी सी जगह है मिर्जापुर बोलते हैं गाँव में। जी, तो मेरी बर्थ तो वहीं हुआ था, जी, लेकिन हमारे पिताजी बिजनेस व्यवसाय के संबंध में उत्तराखंड चले गए थे। जी, और उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बड़ी खूबसूरत जगह है। जी, बिल्कुल। उसके एकदम फुट हिल्स में हल्द्वानी एक जगह है। हल्द्वानी, बिल्कुल सर। तो हल्द्वानी में हम लोग वहाँ सेटल हुए जी, और पढ़ाई लिखाई हमारी हल्द्वानी से स्टार्ट हुई। जी, तो शुरू में जैसे होता था कि कोई टारगेट नहीं था, हाई स्कूल तक हम लोग पढ़ते चले गए जी, और उसी बीच में परिवार के बीच में संस्कार पिताजी के माताजी के ऐसे रहे कि हम लोग कभी कुछ सोचते ही नहीं थे, सिर्फ घर परिवार और इस तरह से अपना चलता जी, था। जी, थोड़ा सा परिवर्तन क्लास 10th में आया मेरी लाइफ में, जी। जब मैंने हाई स्कूल पास किया। जी, तो होता क्या था उन दिनों स्कूल्स में एक लिस्ट बनती थी कि टॉपर्स कौन कौन रहेंगे। जी, रहेंगे पहले ही। पहले बनाए थे कि ये टॉपर रहेंगे जी, और ये लोग जो है स्कूल का नाम रोशन करेंगे। करेंगे। तो हम लोग का बड़ा वो था कि हम लोग का नाम उसमें आ गया। जी, प्रेशर जो होता है कि प्रेशर बन गया कि तो टॉपर आप लोग हैं, हाँ। करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा साथ में हम लोग थोड़ा सा उस तरह के गेम्स में भी पार्टिसिपेट करते थे और एक्टिविटीज में भी करते थे। जी, तो फिर हमारा एकदम वो स्कूल की मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है जी, कि जी, हम लोगों का माइंड उधर से इधर पूरी divert तरफ से किया। डाइवर्ट कर दिया। तो प्रिंसिपल ने हमारे गेम से उसको कर्टेल अपने आप ही हो गया। जी, हमने जी, करा नहीं, अपने आप हो गया। जी, 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 तो जब रिजल्ट आया हाई स्कूल का, हमको उम्मीद थी कि अच्छा का टॉपर लिस्ट में रहेंगे, जी, लेकिन उस टाइम सेकंड डिवीजन हमारी आ गई। जी, और उस टाइम सेकंड डिवीजन में भी 57% मार्क्स ठीक माने जाते थे, लेकिन जी। उस पीरियड में 2000 मैं आपको 1985 की बात बता रहा हूँ, जी, 1980। जी, 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 लेकिन हमको लगा कि ये वाकई बहुत बड़ा गलत हो गया हमारे साथ। हाँ। और हम लोग पढ़ाई में कहीं पीछे रह गए। रह गया। टॉपर्स क्या, हम तो फर्स्ट डिवीजन 2-3 लोग आए थे और हम उस 2-3 लोगों में भी नहीं थे जी, जी, सीबीएसई बोर्ड में। जी, तो हमने ऑल ऑफ अ सडन ये डिसाइड किया कि नहीं, ये तो मतलब हमारा पढ़ाई, हमारा बेसिकली इज नॉट माय कप ऑफ टी। हाँ, हम खेल वेल रहे हैं, खेलते रहेंगे जी, और कुछ गेम्स में कुछ हो गया ठीक है, लेकिन हम पढ़ाई नहीं करते। जी,
उस फीलिंग में हम घर आए तो फादर ने समझाया, बोले नहीं ऐसा नहीं, नंबर्स का तो इशू नहीं होता है जी अभी तो 12th आना है और 12th आने के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, ये होगा। तो उस टाइम स्कूल्स बहुत कम होते थे सीबीएसई बोर्ड के जी। 10th के बाद। जी जैसे हम हल्द्वानी में रहते थे, हल्द्वानी से नैनीताल में ही स्कूल थे जी या दिल्ली में स्कूल थे। जी हल्द्वानी में अगर आपको 10th पास करके सीबीएसई बोर्ड ढूंढना है जी। तो आपको या यूपी बोर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा अपने आप, अरे वाह, क्योंकि यूपी बोर्ड में ही ऑप्शन थे वहाँ, जी। सीबीएसई बोर्ड का ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन ही नहीं था, आपको या तो शहर छोड़ दीजिए या तो या वो चढ़ आप, या तो वहीं पे से यूपी बोर्ड कर लीजिए। जी तो यूपी बोर्ड हमने खैर प्रिफर नहीं किया और हमने शहर छोड़ के नैनीताल चले गए। जी नैनीताल में भी क्लास 12th में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। जो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग होती है, छोटे बच्चा, अभी आजकल तो बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हॉस्टल बहुत ज्यादा। लेकिन हम लोगों के टाइम ये होता था कि हम लोग जब 10th के बाद नैनीताल पहुंचे तो शाम को हॉस्टल्स में डेली क्लास लगती थी, अटेंडेंस होती थी। जी। हम लोग भाग के अपने रोडवेज बस स्टेशन था नैनीताल में, जी नैनी झील के सामने जी स्टेशन बनाया, जी तो हम लोग बैठ के अपने हल्द्वानी की बस देखते थे कि कौन सी बस जा रही है। हल्द्वानी, हाँ, हल्द्वानी जा रही, तो उस बस के यात्रियों को देख के बड़े प्रसन्न होते थे कि ये देखो हल्द्वानी जा रहा है। जी तो हमारे अंदर एक बड़ी फीलिंग आती थी कि अपने घर जाना है। जी और एक एक हफ्ते में हमको लगता है कि एक हफ्ता बहुत हो गया, 2 जी। हफ्ता बहुत हो गया। जी तो वो 1-1.5 साल बड़ा मतलब पढ़ते कष्ट में कष्ट में भी लगता था कि हमको क्यों भेज दिया करते बाहर। जी और डेली वार्डन्स वगैरह बड़े टाइट होते थे। जी जी रात को लाइट अगर आपने 11-12 बजे के बाद जलाई है तो तो फिर आपको पनिशमेंट मिलता था। पिटाई हो जाती थी। और वो एक क्रिश्चियन कॉलेजेस उस तरह के नैनीताल का जो हाँ, माहौल था, उस हाँ, तरह के स्कूल्स होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 साल करने के बाद जी यूपीएससी की तरफ मेरा कोई रुझाव 12th के बाद जब मैं बाहर निकला तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ गया। जी जी जैसे ही मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि एक अलग माहौल है, सिर्फ जी। यूपीएससी तैयारी, पीसीएस हाँ। बनना है, आईएएस आईएएस बनना है। जी। तो वो एक पाठशाला कहना चाहिए यूपीएससी की हो गई थी, बिल्कुल या बिल्कुल। सरकारी सेवाओं में। हाँ बिल्कुल। तो उस दौरान जब मैं वहां पहुंचा इलाहाबाद तो हॉस्टल नहीं मिलते थे। जी डेलीगेसी में कमरे बड़े सस्ते होते थे। जी जी उस टाइम क्या था कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के थे। जी फादर का भी जो भी आय थी बिजनेस की आय थी, तो फादर भी कोशिश करते थे कि जितना पैसा हो सके बच्चे को पढ़ाना है। कहाँ रहते थे सर इलाहाबाद में आप? तेलियरगंज। तेलियरगंज में। जी जी तो बच्चे को पढ़ाना है तो एक रूम बेड ले लिया, 200 रुपए में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हाँ तो खाना कभी एक टाइम जैसा होता था कि भाई आलस में खाना हाँ, नहीं बनाते थे। हाँ हाँ तो कि कभी बनाना है, कभी नहीं बनाना है, कभी बाहर चाय पी ली, जी, कुछ जी, कर लिया। जी। लेकिन फिर बाद में लगने लगा कि जब बड़े हो रहे हैं, जी मतलब जैसे ग्रोथ होती है जी आदमी की, जी तो कुछ व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी। तो ऐसे में हमारे एक मौसा जी रिलेशन में स्वर्गीय अभी खत्म हो गए, जी लेकिन उन्होंने बहुत मदद की। उसी कॉलोनी में रहते थे तेलियरगंज में, जी वो खाने का इंतजाम उन्होंने किया जी और हम लोग उसी दौरान तैयारी की तरफ बढ़े। जी उसी बीच में हमें, क्योंकि आपको पता है दिल्ली दिल्ली हमका चल रहा था कि हम कुछ तैयारी करें ना जी, करें, जी। इसी बीच हमको NSUI का जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन विंग्स था, जी उसमें हमको मेंबर बना लिया गया जी और हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ गए। जी और हमने पहला सेकंड ईयर BA सेकंड ईयर में, जी क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम के थे, जी तो लोगों ने बताया कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे हाँ। तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, अच्छा क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो वोट देने वोट आते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ऑल ऑफ अ सडन मीडियम चेंज कर लिया इलेक्शन जीतने के लिए। जी तो BA फर्स्ट ईयर हमारा इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से था। जी लेकिन जब हमको लगा हमको चुनाव का नशा है, जी तो हमने हिंदी मीडियम ले लिया। जी लोगों ने कहा कि हिंदी मीडियम में बहुत वोट मिलते हैं। बहुत बहुत खैर हमने चुनाव लड़ा, उसमें चुनाव जीत तो नहीं पाए, लेकिन जी। अच्छी फाइट हुई। जी और उस चुनाव लड़ने के बाद फिर हमको लगा हम ये चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन इधर नंबर कम हो गए हमारे। जी। हिंदी मीडियम में नंबर जी। कम मिलते थे। बिल्कुल कम नहीं, सबसे कम एक नंबर जनरल जी। कॉन्सेप्ट था कि इंग्लिश हाँ। मीडियम में आप कुछ भी लिखेंगे आपको नंबर नंबर मिल जाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम में आप बढ़िया भी लिखेंगे तो नंबर तो नहीं मिलेगा। कम मिले। बिल्कुल सही, आज भी वो है। वो कॉन्सेप्ट था। हाँ तो हमने फिर थर्ड ईयर में इंग्लिश मीडियम ले लिया जी कि चलो ये तो क्या फायदा है, अभी इलेक्शन भी हार गए, अब हाँ। आगे होना नहीं है, जी तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं। जी तो थर्ड ईयर करने के बाद जब ग्रेजुएट हुए, हाँ। तो उसके बाद फिर JNU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया हमने। JNU से निकला। हाँ, JNU का एंट्रेंस दिया और जब JNU पहुंचे तो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमने देखी, जी तो होता क्या था कि हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जब जाते थे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता था। जी बिल्कुल। पूरब का ऑक्सफोर्ड। हाँ बिल्कुल। तो बड़ा मतलब हम लोगों का अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है हाँ कि हम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं। हाँ और BA में हमने नंबर भी अच्छे मिले थे, 70% के आसपास नंबर थे। जी तो हम शान से बड़ा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से JNU पहुंचे। जी लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ- दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हमारे साथ MA में आ रहे हैं, जी
हालांकि एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ होता है हाँ, का, बिल्कुल 35 सीटें थी। बिल्कुल बिल्कुल वो लोग तो ओरिजिनल किताब पढ़ के आते थे जी। प्लेटो की, अरिस्टोटल की। हाँ, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सब गाइड वाइड पढ़ के निकाल बढ़िया से लेते, निकल गए थे। वो पता होता है कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जी जी जब उन लड़कों को देखा तो हमको लगा यार हम तो खामखा बड़ा आदमी मान रहे थे। बिल्कुल, जेल में पहुंचने के बाद सबके साथ ये होता है जी। तो हम ऊंट पहाड़ के नीचे वाली स्थिति जब आई तो हमको लगा कि नहीं अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहाँ भी बड़े बड़े किस्से हुए। कई किस्से ऐसे थे कि जेएनयू थोड़ा लिबरल है जी, बहुत वहाँ ज्यादा का माहौल बहुत लिबरल है जी। तो हमारे घर में ट्रेडिशनली अंकल एक बार दिल्ली में रहते थे, वो जेएनयू कैंपस घूमने आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो स्मोकिंग तो कॉमन है, हाँ, लड़कियां भी सिगरेट पी रही हैं, लड़के भी पी रहे हैं जी जी। तो उन्होंने हमारे फादर को बोला इसको तुरंत निकालो, वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो अगर यहाँ रह गया तो ये आप तो नाक वाक तो कटी जाएगी, लेकिन ये क्या करेगा पता नहीं। तो फादर लेकिन हमारे बहुत स्टर्न बॉन्ड टाइप के, जो उन्होंने सोचा था वही करते थे। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे भरोसा है उसको मैं नहीं निकालूंगा, उसको पढ़ दे। ठीक। और जेएनयू का एक फायदा और हुआ कि आर्थिक रूप से भी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में 5-5.5 रुपए में हम लोगों का काम चलता है आराम से। हॉस्टल्स की फीस और सब मिला के 500 रुपए महीना लगता जी। तो जेएनयू से एमए करते करते हमारे बैचेस के लोग यूपीएससी में सेलेक्ट होते गए जी। 97 बैच में हमारे साथ के जितने लोग थे लगभग हमारे जो सीपीएस पॉलिटिकल स्टडीज में थे तो 12-13 लोग का सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो गया जी। हमने क्या किया कि उस पीरियड में लॉ ज्वाइन कर लिया जी दिल्ली यूनिवर्सिटी जी। क्योंकि हमको लॉ का भी था कि कुछ नहीं है तो इंटरेस्ट लॉ में चलता रहा जी। लॉ हमने एक ऑप्शनल भी रखा था जी जी। तो हमारे जब सिलेक्शंस हो गए फ्रेंड्स के फिर हम डिमोटिवेट हो गए थोड़ा जी कि हमारे साथ के तो सब निकल गए, मैं रह गया। मैं रह गया और मैं सब मुझे लगता है कि लॉ ग्रेजुएशन करके मुझे हाई कोर्ट वगैरह में रजिस्ट्रेशन करा के प्रैक्टिस करूंगा जी। उस बीच में सिविल सर्विसेज की जगह यूपीपीसीएस का एग्जाम मैंने दिया था जी। और मेरा यूपीपीसीएस में उत्तराखंड उस टाइम बना नहीं था, पर्वतीय संवर्ग बोलते थे जी उत्तराखंड जी। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल में सिलेक्शन हुआ जी। अच्छा, हाँ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल में सिलेक्शन हुआ देहरादून में जी। और उसी पीरियड में व्यक्तिगत जिंदगी में भी जो मेरे पड़ोस में ही मेरी वाइफ का घर भी मेरे पड़ोस में ही है जी। तो वो भी दिल्ली में आके तैयारी कर रही थी। तो तैयारी किया, उन्होंने फैशन डिजाइनिंग वगैरह किया हुआ जी। तो उन्होंने भी मैंने कहा मैं ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि शादी आपको पता है कि मध्यम वर्गीय समाज में तब तक नहीं होगी, नहीं शादी की बात मत कर। हाँ तो मैंने कहा यार तुम्हारी शादी लायक तो मैंने पढ़ाई करी ली हाँ और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है जी जी। और मैं ये ज्वाइन कर लेता हूँ पीसीएस जी। तो उन्होंने मोटिवेट किया, बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं कर, तुम तैयारी करो, शादी वादी 1 साल बाद भी हो जाएगी जी। तो शादी में भी तमाम पेच होते हैं क्योंकि इंटरकास्ट मैरिजेस और सब आपको पता है अभी भी। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज है जी। कहानी को ब्राह्मण उनके फैमिली के लोग स्वरूपाणी ब्राह्मण में शादी नहीं करना चाहते जी। तो यहाँ तो कायस्थ तो वो जो यूपी का जो जनरल हाँ भयंकर है, कायस्थों का भी बड़ा दिक्कत है कि ये ब्राह्मणों में कर रहा है जी। लेकिन घर में मदर क्योंकि बहुत ही हमारी धार्मिक रूप से एकदम अच्छे से सपोर्ट किया, फादर ने सपोर्ट किया जी। ऐसी शादियों में मदर फादर के अलावा बाकी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं जी। चाचा है, रिश्तेदार है, उनको लगता है ये क्या है, बैठा बैठा है, गेम था, हाँ शादी करवा देते इसकी तो अच्छा मान सम्मान बढ़ता जी, कुछ खर्चा वर्चा मिल जाता था जी जी। तो वो सब चीजें भी सबको झटका लगा जी। फादर क्योंकि इसमें मेरा मैं जब तैयारी कर रहा था जी, बड़ा एपिसोड ऐसा हुआ जो बड़ा अजीब सा आज भी सोचता हूँ मैं, लगता है जी। हमारे फादर और मदर दोनों हल्द्वानी में थे और मैं दिल्ली से यूपीएससी का मेंस पेपर दे रहा था जी। पॉलिटिकल साइंस का मेंस पेपर तीसरा अटेम्प्ट था मेरा, 2 अटेम्प्ट दे चुका था जी। मैंने घर पे फोन किया बताने के लिए कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है जी। मेरे घर पे किसी ने फोन नहीं उठाया जी। जब फोन नहीं उठाया तो मैंने पड़ोसियों से पूछा कि कहाँ है मम्मी पापा, तो किसी ने बोला आपके फादर के सर में गोली लग गई है। गोली लग गई है और वो घायल हो गए, वो लोग अस्पताल बरेली चले गए जी। वहां से बरेली सबसे पास मेडिकल सेंटर था जी। थोड़ी देर को मुझे समझ में नहीं आया कि फादर से कोई मतलब नहीं, बिजनेसमैन आदमी है, बंदूक गोली कहाँ से लग गई। तो फिर किसी तरह पता करते करते पता लगा कि वो लोग राम कथा सुनने गए थे, सीता स्वयंवर हो रहा था जी। तो किसी ने सीता के जो गले में जो वरमाला पहनाते हैं जी, तो उस टाइम डबल बैरल की एक कटी सी बंदूक आती थी, नई नई शुरू हुई थी जी। तो नए लड़के जो है ना फैशन में लेते थे। तो मैंने तैयारी छोड़ते हुए मुझे लगा कि मेरा यूपीएससी अगेन आई थॉट कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी जी। अब पापा को भी चोट लग गई है, मेरी नौकरी तो लगी गई है, तो मैं डिमोटिवेट उस तरह से सोच के मैं कहा बरेली चला जाता हूँ जी। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा एक मित्र है जो यूपी कैडर में है और बड़ा सीनियर ऑफिसर है, अभी डीजी रैंक में है जी। वो बरेली में एडिशनल एसपी पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग जी। उससे संपर्क हुआ मेरा हुआ, मेरे चाचा लोगों का हुआ। उसने मुझे कसम दिलाई, बोले जीतू तुम आओगे नहीं बरेली,
मैं देख लूंगा यहाँ मैं यहाँ हूँ। हाँ। अगर तुम बरेली आ गए तो तुम्हारा एग्जाम 2 पेपर बचे हैं, तुम दे के ही आओगे। हाँ। और तुम तो ये समझ लो कि पापा का मैं देखूंगा, हाँ, यहाँ रहूंगा। हाँ, हाँ, और उसने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। हाँ। ट्रीटमेंट में भी पापा की यह हालत थी कि उनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि बरेली में हम नहीं देख पाएंगे, दिल्ली ले जाओ जी। तो फादर जब जा रहे थे एम्बुलेंस में तो एक डॉक्टर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, डॉक्टर सुनील बिसेन, आज भी संपर्क में हूँ उनके साथ। जी। तो वो शॉर्ट्स पहन के मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो हाँ। उन्होंने बोला कि क्यों, ये क्या केस है, ऐसे वो टहल रहे थे हमने करके। तो लोगों ने बोला इनके सर में गोली लगी और ये दिल्ली रेफर कर दिया, यहाँ इलाज नहीं होगा। तो उन्होंने बोला लाओ मैं ट्राई करता हूँ। उन्होंने अपने क्लिनिक में उनको लेके ट्राई, अपने नर्सिंग होम में ट्राई किया। और चूंकि फादर बाकी फिटनेस थी, बीपी भी ठीक था, तो उनका इलाज 7 दिन 8 दिन चला और उन्होंने रिकवरी कर दी जी। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। और मैं एक दिन बिना किसी को बताए छुप के बस से बरेली आ गया। मेरे पेपर का गैप था 10 दिन का जी। और मैं वही लॉ की किताब लेके अस्पताल में आ गया जी। विधि का जो विधान होता है वो देखिए आपकी, इससे पहले 2 अटेम्प्ट मैंने बढ़िया माहौल में दिए थे हॉस्टल में जी। तीसरा मैंने अस्पताल से दिया। अरे वाह। और जिसमें सिलेक्शन हुआ जी। और मैंने अस्पताल से ही पढ़ा और एग्जाम से पहले जैसे ही किसी को बताया भी नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ जी। जब मैं आ ही गया तो लोगों ने कहा तुम वापस चले जाओ। तो मैंने कहा मैं एक दिन पापा को देख के बैठ के तब जाऊंगा। 3-4 दिन पढ़ाई करके फिर वापस गया जी। और वापस जाते ही मैंने सबसे पहले एग्जाम दिया। उसी साल सिलेक्शन हुआ, सिविल सर्विसेज में अच्छी रैंक आई जी। और फादर से फिर शादी की बात करवाई जी। फादर बेचारे ठीक होके आए थे, लेकिन आदमी मतलबी स्वार्थी जैसा होता है, तो मैंने सिलेक्शन भी हो गया जी। तो मदर फादर दोनों तैयार हुए और हमारे वाइफ के पक्ष के लोग भी तुरंत तैयार हो गए जी। और शादी वादी उसी पीरियड में हो गई थी जी। और उसके बाद तो मैंने काफी संघर्ष, सर्विस में जो संघर्ष किया वो बिना सर्विस के नहीं कर पाया जी। बिना सर्विस के तो लाइफ चल रही थी जी। लेकिन सर्विस में अपने एटीट्यूड्स के चलते, आप कहना चाहिए अपने सेंसिटिव नेचर के चलते, मुझे कई बार संघर्ष करना पड़ा जी। क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जब आप सर्विस में आते हो तो आप ऑफिसर ही होते हैं, ऑफिसर हो और आपके इमोशनल चीजें काउंट नहीं करती जी। लेकिन जैसे मैं आपको बताया कि मेरे लिए क्या होता है कि कोई इशू अगर किसी के साथ हो गया, मेरे माता के साथ जी, तो मैं उसमें पर्सनली इन्वॉल्व हो जाता हूँ जी। कि जैसे अगर वो कहेगा कि साहब आज तो मेरा एनिवर्सरी है, मेरा ड्राइवर बोलेगा मुझे जाना है, तो फिर मुझे लगता है यार मेरी एनिवर्सरी भी होती है और इसको जाना है, तो मैं उसकी चाबी ले लेता हूँ गाड़ी की। मैं कहता हूँ मैं खुद ड्राइव कर लूंगा, तुम अपने एनिवर्सरी मनाओ। अरे वाह। तो इस तरह के जो एपिसोड्स होते हैं जी, तो उसमें कई बार मुझे लगता भी है कि मैं कुछ उस तरह का नहीं कर पा रहा हूँ जो एक अधिकारी को करना चाहिए जी, या जो बिहेव करना चाहिए। नहीं, लेकिन इसका मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ कि आपके जो टीम है वो लगभग ज़्यादातर हमारे मित्र हैं। तो आपके पीछे उनके नज़र में आपका जो ये एटीट्यूड है वो सही रूप में एक ऑफिसर का एटीट्यूड है। वो आपको अपना सच्चा नेता मानते हैं। ऑफिसर का काम लीड करना है, वो दिल से आपको लीडर मानते हैं। आपके आदेश को सिर्फ आदेश के तहत नहीं मानते, वो ये समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस तरह से लेते। ये जो आपने कहा कि पता नहीं मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा, आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो 3 लड़के जो फांसी पे चढ़ गए या फिर जो हजारों लाखों लोगों ने जान दी भारत को आज़ाद करने के लिए, वो उन सब का सपना यही था कि इसी तरह के ऑफिसर्स हों जो अपने लोगों को इतनी ही सेंसिटिविटी से देखे समझे। सर, ये गंभीर बातों से हम थोड़ा सा हल्के फुल्के में आते हैं। घर पे कैसे, पत्नी को कैसे समय देते हैं? जैसे मैं जानता हूँ मुंबई जैसे शहर में डीएससी होना किसी भी कांटे के ताज से कम नहीं है। तो ऐसे में आप परिवार को कैसे समय देते हैं और वो लोग आपके इस व्यस्तता को कैसे लेते हैं? ये बड़ा मेरे लिए बड़ा अच्छा हुआ कि जो एक समाज में जो वो चला आ रहा था कि आप अरेंज शादी करें तो ये करेंगे, अपने बिरादरी में शादी करेंगे तो आपको अच्छी पत्नी मिलेगी, बहू मिलेगी जी। वो सारी परंपराओं को मैंने तोड़ा जी। और जैसे होता है बड़ा दहेज मिलेगा, मोटा पैसा मिलेगा जी जी। लेकिन हम लोग बड़े साधारण तरीके से जो शादियां होती है वो करने के बाद जी, पत्नी आज भी 20 साल हो गए, लेकिन मेरी वाइफ को मतलब वो जो फ्रेंडली रिलेशन है वो खत्म नहीं हो पाया अभी। अरे वाह, क्या बात। वही सब चल रहा है जी। और उसका छोटा सा एग्जाम्पल आपको, मैं पटना में पोस्टेड था 2004 में जी। तो आपको बताऊंगा कि एक हमारा गेट पे ड्यूटी करता था संतरी जी। संतरी के घर में शादी थी बेटी की जी। वो बड़ा परेशान बैठा रहता था शादी की तैयारी करने के नाम पे। तो मेरी वाइफ एक दिन मुझे बोली इसकी बेटी की शादी है और ये जो है बड़ा परेशान रहता है इसका। मैंने बोला चलो इसको बैठाओ। हम लोगों ने बैठ के उसकी पूरी खर्चे की लिस्ट मांगी। तो उसने 5 से 6 लाख के आसपास बताया उस टाइम की मेरा इतना खर्चा होगा और टोटल शादी में 6 लाख रुपए के आसपास लगेगा। बिहार में दहेज वहेज मिला के सब उसने बताया। तो मेरी वाइफ ने कहा कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं जी। मैंने कहा देखो रेलवे सिस्टम में हमारे पास बहुत से संसाधन हैं जी। इसका 1 लाख रुपए तो मैं इसका आज बचा दूंगा जी जी। बाकी 1-1.5 लाख रुपए अगर तुम कुछ बचवा दो इसको तो हम लोग करते हैं कुछ जी।
तो उसने बोला, मैंने कहा तेरे पास पैसे हैं कितने? उसने बोला मेरे पास 3 लाख रुपए हैं जी, बाकी पैसा नहीं मेरे पास जी। तो मैंने पहले, हमारे यहाँ बिजली डिपार्टमेंट होता है, जनरेटर का खर्चा पूछा, उसने कहा जनरेटर का खर्चा 5,000 लगेगा। हाँ। तो मैंने बिजली वाले अपने मित्र से बोला यार जनरेटर लगवा दो 2 दिन के लिए। हाँ। हम अधिकारियों घर भी लगाते हो, जब भी शादी फंक्शन होता है तो वो भी लगा दो जी। तो उसने कहा ठीक है 10,000 जनरेटर का बच जाएगा जी। फिर एक सिस्टम होता है सरकार में कि जो बस होती है सरकारी या जो गाड़ी होती है, हम लोग 5 रुपए किलोमीटर 6 रुपए किलोमीटर बुक करा सकते हैं जी, पर्सनल काम के लिए जी जी। तो फिर मैंने अपने नाम से पर्सनल काम के लिए उसको गाड़ी बुक करा दी। अरे वाह। तो उसका गाड़ी का किराया बच गया। इसी तरह से 3-4 चीजें करते करते उसके 1-1.5 लाख रुपए बच गए। और जो आर्मी कैंटीन से सामान दिलाना, ये सब चीजें करते करते जी उसका 50,000 रुपया नहीं बच रहा था उसके, मतलब 50,000 का फिर भी शॉर्टफॉल था जी। तो मेरी वाइफ अंदर से जाके 50,000 रुपए निकाल के लाई सेविंग अपनी। अरे वाह। और वो सेविंग लाके उसने उसको दिया जी। तो मैंने उसको यही बोला कि तुम क्या करते अगर 50,000 नहीं मिलता? हाँ। बोला मैं 10 रुपए सैकड़ा ब्याज लेता सर जी। अब 50,000 का ब्याज देते जाते मेरी जिंदगी निकल जाती। तो फिर मुझे लगा कि मेरी वाइफ एट टंडम मेरे साथ उसी तरह से चल रही जिस तरह मैं चलना चाहता हूँ। जिस तरह जो मुझे कोई लालच नहीं, उसको नहीं, उसको भी नहीं है जी। तो ये घर में जाके हम लोगों में इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो सिंपल दोस्ती वाली रहती है जी। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि एज अ हस्बैंड आप घर में खाना बनाना पसंद करते हैं या सिर्फ खाना पसंद करते हैं, और क्या खाना पसंद करते हैं और क्या बनाना पसंद करते हैं? देखिए मैं खाना बनाने में तो बहुत ही, मतलब मेरा हाथ हाई नहीं है, अब तक मैंने कभी खाना ढंग से बनाया नहीं है जी। लेकिन खाने में, क्योंकि हम लोग नॉन वेजिटेरियन है, प्योर नॉन वेजिटेरियन बोलेंगे जी, शुद्ध मांसाहारी लोग हैं हम जी जी। और मेरी वाइफ पहले नहीं थी, लेकिन अब मैंने उसको भी बना दिया है शादी के बाद जी। और बच्चे भी दोनों मेरे नॉन वेज खा लेते हैं बढ़िया से जी। तो जब नॉन वेज बनने की बात होती है तभी मैं थोड़ा सहयोग करता हूँ जी। प्लस हमारा टाइम ज्यादातर 7-8 बजे के बाद म्यूजिक में निकलता है। अच्छा। तो जितना भी आजकल जो भी म्यूजिक के अच्छे संस्थान हम लोग ढूंढते रहते हैं मार्केट में कि आज JBL का सिस्टम आया है जी, या जो भी अच्छा सिस्टम आता है जी, उसको घर में जरूर रखते हैं। अच्छा। 8 बजे के बाद म्यूजिक देना, आपस में गाने वाने सुनना, करियोके भी यूज करते हैं, गाना गाते भी है सब लोग बैठे। जब पत्नी अगर आपसे नाराज होती है तो आप कैसे मनाते हैं? वो तो हम मान के चलते हैं कि डेली नाराज होना ही है एक आध बार जी। तो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं रहता अपने पास जी। तो कोशिश यही करते हैं कि इशू पहले तो है, कोई अगर सीरियस इशू है तो उसको उठ के बैठ के सॉर्ट आउट कर लो जी। आज कोविड के टाइम में बड़ी बड़ी समस्याएं किनारे हो गई हैं जी। सब लाइफ का जब सवाल है जी। तो इसमें मैं सबको यही उम्मीद करता हूँ कि सब एक मोटो के साथ जीवन जी रहे हैं, एंड वी ऑल आर प्लेइंग आवर रोल्स। मेरा ये कहना है कि सब अपना रोल, आप अपना रोल कर रहे हैं, मैं अपना रोल कर रहा हूँ, सब रोल खेल रहे हैं जी। तो दोस्तों ये थे सेंट्रल रेलवे के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपने जीवन के विविध पहलुओं से आपको परिचय कराया। दोस्तों एक संघर्ष का दौर इन्होंने देखा, एक कठिन परिस्थितियों में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अपनी कमजोरियां और शक्ति दोनों ही आपसे बताई। तो मित्रों आइए मिलके एक समाज, बेहतर समाज के निर्माण में जितेंद्र जी जैसे लोगों का सपोर्ट करते हैं। तब तक के लिए अगली बार हम फिर जितेंद्र जी से आपको मिलाएंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।